नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज इस व्याख्यान में हम आधुनिक काल उदय, जिसका ब्लॉक दूसरा, हिंदी गद्य का उद्भव और आरंभिक विकास, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आधुनिक काल जब प्रारंभ हुआ था, तो उसके नामकरण में क्या-क्या समस्याएं आई हैं। तो उसके बाद में हम जो आगे का इसमें उद्भव और आरंभिक विकास है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि इसके नामकरण में क्या-क्या समस्याएं आई और किस तरह से इस आधुनिक काल का नामकरण हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल संवत 1900 से 1980 संवत की प्रमुख नवीन प्रवृत्ति के आधार पर उस कालखंड को गद्य काल की संज्ञा देते हुए उसे गद्य खंड और काव्य खंड, पुरानी धारा, नई धारा के रूप में विभाजित किया। पुनः उन्होंने उन खंडों के विकासात्मक स्वरूप के आधार पर उन्हें उत्थान के रूप में रेखांकित करते हुए उनका प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसा नामोल्लेख किया। काव्यखंड के अंतर्गत तृतीय उत्थान संवत 1975 सन 1918 के रूप में किए गए उपविभाजन प्रथम उत्थान के लिए भारतेंदु काल और द्वितीय उत्थान के लिए द्विवेदी काल जैसे नामों का प्राक्रांतर से संकेत करने देने के बावजूद शुक्ल जी तृतीय उत्थान के लिए कोई वैकल्पिक एवं प्रवृत्ति परक नाम नहीं सुझा पाए। कहा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधुनिक हिंदी काव्य के उपविभाजन तृतीय उत्थान के लिए परवर्ती व्यंग्यार्थ प्रचलित नाम छायावाद कदाचित इतना स्थापित हो चुका है। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। इससे पूर्व हिंदी में यत्र तत्र खड़ी बोली कविता का आभास करवाने वाली फुटकल काव्य जो पंक्तियां थी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो खड़ी बोली में आधुनिक हिंदी कविता की अविच्छिन्न परंपरा का आरंभ वस्तुतः भारतेंदु से ही हुआ। इसीलिए विकास की दृष्टि से भारतेंदु युग खड़ी बोली हिंदी कविता का आरंभिक युग है। उसके बाद कई पड़ावों से होती हुई खड़ी बोली हिंदी कविता का स्वरूप निरंतर प्रौढ़ और कलात्मक होता गया। खड़ी बोली हिंदी कविता की विस्तृत भूमिका और सुदृढ़ पीठिका भारतेंदु युग में ही निर्मित हुई। इसके बाद जो द्विवेदी युग आया उसके विषय में भी आपने जाना। अब हम आज बात करते हैं छायावादी युग की। आधुनिक हिंदी कविता में छायावाद को एक ऐसे आंदोलन के रूप में जाना जाता है जिसे आलोचना, प्रत्यालोचना, प्रशंसा और निंदा दोनों स्थितियों का सर्वाधिक शिकार होना पड़ा। छायावाद की प्रशंसा करने वाले जितने लेखक रहे हैं उनमें नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो आलोचना करने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वैसे भी एक आलोचक के रूप में अधिक जाना जाता है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज और मुक्ति बोध आदि का नाम लिया जा सकता है। छायावाद के प्रशंसकों ने जहां एक और व्यापकता और प्रभाव में छायावाद को भक्ति काल के समकक्ष माना, उसे आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग तक कहने का आग्रह किया और कामायनी जैसी सुकुमार कृति में महाकाव्य तक के स्वर सुने। वहीं उनकी कटु आलोचना करने वालों ने उसे बाहरी चटक मटक पर अधिक ध्यान देने वाली शैली मात्र कुंठा का काव्य रीति काल का पुनरागमन के साथ ही प्रसाद को भूजबाग जी का अंतिम मुमूर्ष कवि के रूप में याद किया। कतिपय आलोचकों ने अपने आक्रोशित स्वर की भी अभिव्यक्ति की
प्रशंसा और आलोचना के विवादों से छायावाद का नाता संभवतः सबसे अधिक रहा। इसके बावजूद आधुनिक हिंदी कविता का उत्कृष्ट कलात्मक रूप छायावादी काव्य में ही देखा जाता है। भाषा, भाव, कथ्य, शिल्प सभी दृष्टियों से छायावादी कविता एक कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित की जा सकती है। आधुनिक हिंदी कविता के साहित्यिक विकास और कालक्रम की दृष्टि से छायावाद का उदय द्विवेदी युगीन काव्य रचना की व्यापक पूर्व पीठिका पर हुआ। माना जाता है कि द्विवेदी युगीन काव्य रचना में स्थूलता का अधिक निर्वाह दिखाई देता है। इस काल में विकसित होने वाली काव्य प्रवृत्तियों में घोर उपयोगितावाद, अति आदर्शवाद, अति कथात्मकता आदि के कारण इसमें इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति अधिक थी। इतिवृत्तात्मक का उस काल की कविता में कथनों की अधिकता से है। कथनों से परिपूर्ण काव्य को इतिवृत्तात्मक काव्य कहा जाता है। द्विवेदी युगीन हिंदी कविता में काव्य सौंदर्य और साहित्यिक संवेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति के अभाव की चर्चा आलोचकों ने बार बार की है। एक भावुक कवि कलाकार को आकृष्ट करने में हृदय की मार्मिक अनुभूति और कोमल संवेदना से रहित काव्य सर्जन समर्थ नहीं होता। द्विवेदी युगीन कविता में नैतिकता और आदर्श दोनों को देखा गया और छायावादी कविता में कविता को रोमांटिक काव्य और स्वच्छंदतावादी काव्य कहने का प्रचलन था, जिसका स्वाभाविक विकास द्विवेदी युगीन आदर्शवादी काव्य अभिव्यक्ति के पश्चात हुआ। आधुनिक हिंदी कविता में साहित्यिक विकास और कालक्रम की दृष्टि से छायावाद का उदय द्विवेदी युगीन काव्य रचना की व्यापक पूर्व पीठिका पर हुआ है। माना जाता है कि द्विवेदी युगीन काव्य रचना में स्थूलता का अधिक निर्वाह दिखाई देता है। इस काल में विकसित होने वाली काव्य प्रवृत्तियों में जो मैंने आपको बताया कि उस समय जो कमियां रही होंगी, उसको छायावादी युग के जो कवि हैं, उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त छायावाद को बंगला साहित्य अथवा पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण और प्रभाव में रोमांटिक का रूपांतरण भी मानने का आग्रह कुछ आलोचक करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि छायावादी काव्य अपने ही देश काल के परिवेश और परिस्थितियों की स्वाभाविक अनुभूति है, जिस पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ विविध साहित्यिक चिंतन मनन का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ शिवदान सिंह चौहान की टिप्पणी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अतः ये कहना गलत होगा कि फ्रांसीसी धारा जर्मन धारा के अनुकरण पर चली या अंग्रेजी धारा फ्रांसीसी धारा की अनुवर्तनी थी। उसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि हिंदी की छायावादी कविता पाश्चात्य की नकल है। दरअसल छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के विकास में तत्कालीन निराशामूलक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों तथा युवाओं के मन में पलने वाली निराशाओं, कुंठाओं और विषाद की महत्वपूर्ण भूमिका भी स्वीकार की जा सकती है। इस दृष्टि से अगर देखें तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य की अचल सत्ता और समाज में सुधारवादी दृढ़ नैतिकता, संतोष एवं विद्रोह इन भावनाओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देते थे। वे अंतर्मुख होकर धीरे धीरे अवचेतन में आकर बैठ रही थी और वहां से क्षतिपूर्ति के लिए छाया चित्रों की सृष्टि कर रही थी। अब अगर हम जो हम आपसे इतने समय से जो हमारा जो चर्चा चल रही थी छायावाद पे, हमारा जो कहने का उद्देश्य था वो ये था कि छायावाद का जो नामकरण है छायावाद युग के नाम से, आखिर उसका औचित्य क्या था। छायावाद का समय सामान्य अर्थ प्रतीकवाद से संबद्ध है। जब हिंदी कविता में प्रतीकों का यथा स्थान यथा संभव अधिकाधिक प्रयोग किए जाने लगे, तब उसे दुरूह और असहज मानकर प्रतीकवादी कविता या दूसरे अर्थों में छायावादी कविता कहा जाने लगा। कतिपय आलोचक काफी समय तक
छायावाद और रहस्यवाद को एक ही मानते रहे, जबकि छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। व्यक्तिक आत्मपरक अनुभूतियों से संबलित प्रतीकात्मक और अद्वैत भाव की विविध भाव भंगिमाओं का सम्मान करने वाली छायावादी कविता का एक हिस्सा रहस्यवाद से भी संपृक्त माना जा सकता है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण टिप्पणी का उल्लेख करना बड़ा जरूरी होगा, जहां वे छायावाद को ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य के आध्यात्मिक प्रतीकवाद से जोड़ते हुए उसे बंगला की काव्य कृति के अनुकरण में विकसित करता हुआ मानते हैं। पुराने ईसाई संतों के छायाभास, उन्होंने लिखा है कि पुराने ईसाई संतों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने वाली जो रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावादी कही गई जाने लगी थी। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस मत का पुरजोर खंडन किया तथा बंगला में छायावाद के प्रचलित होने का विरोध करते हैं। हिंदी में हम जिसे छायावाद के नाम से जानते हैं, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे के निबंध हिंदी में छायावाद, जो शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सन 1920 में। मुकुटधर पांडे ने छायावादी शब्द का प्रयोग उन कविताओं के लिए किया था जिनमें उन्हें अस्पष्टता और भावों का धुंधलापन दिखाई पड़ा। इसी वर्ष 1920 में सरस्वती में सुशील कुमार का भी एक लेख उपर्युक्त नाम से प्रकाशित हुआ। उसके बाद छायावाद नाम चल पड़ा और चर्चित होता गया। परवर्ती कुछ आलोचकों ने व्यंग्यात्मक रूप में जो कहा वो समझ में ना आए, वो छायावाद है। यहाँ सुमित्रानंदन पंत की पीड़ा को सहज ही समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि छायावाद नाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यह द्विवेदी युग के आलोचकों द्वारा नई कविता के उपहास का सूचक है। वस्तुतः छायावाद शब्द उस विशिष्ट काव्यधारा के लिए चल पड़ा और रूढ़ हो गया जिसकी अधिकांश कविताएं रोमांटिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत थी। छायावाद के यानी कवि तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होंगे जो चार महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं इसके: सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। मुकुटधर पांडे, अगर हम और लेखकों की बात करें तो मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त, श्री राय कृष्णदास, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं। छायावादी कविता में जिस तरह प्रेम, सौंदर्य, निराशावाद, पलायनवाद, कल्पनाशीलता, भाव प्रवणता, कोमल कांत पदावली आदि रोमांटिक प्रवृत्तियां व्यापक रूप से विद्यमान है, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि छायावादी कविता रोमांटिक कविता है। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविध परिस्थितियों के कारण यदि साहित्य में उपर्युक्त रोमांटिक प्रवृत्तियों का बोलबाला हो, तो कविता के उस युग को रोमांटिक युग कहा जा सकता है। संभवतः यही कारण हो सकता है कि अंग्रेजी कविता में एक पूरा युग ही रोमांटिक युग के नाम से है। उस जो अंग्रेजी कविता में है उसमें जो वर्ड्सवर्थ वगैरह है वो उस रोमांटिक युग के अंदर अंतर्गत ही आते हैं। हिंदी के प्रमुख रोमांटिक कवियों में जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी इत्यादि की कविताओं को कमोवेश वही रोमांटिक प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। वस्तुतः छायावाद को हिंदी कविता का रोमांटिक युग और उसके कवियों को हिंदी के प्रमुख रोमांटिक कवि भी कहा जा सकता है। संक्षेप में यदि हम कहें, इन प्रवृत्तियों के आधार पर, इन जो चर्चा का जो विषय रहा उसके आधार पर, जो छायावादी जो छायावाद जो नाम है वो मुकुटधर पांडे के द्वारा सुझाया गया, अतः इसको छायावाद युग कहा गया और अभी भी इसको छायावादी युग के ही नाम से जाना जाता है, जो कि सार्थक सिद्ध हुआ आगे आने वाले विद्वानों के बीच में। सभी ने इसको माना और सबके मानने के बाद में इसको उचित, इस नाम को उचित मान लिया गया। इसके बाद यदि हम प्रगतिवाद की बात करें,
प्रगतिवाद एक राजनैतिक एवं सामाजिक शब्द है। प्रगति शब्द का अर्थ ही होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना। प्रगतिवाद का अर्थ है समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। प्रगतिवाद छायावाद के बाद नवीन काव्यधारा का एक भाग है। यह उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अमेरिका में प्रगतिवाद 20वीं शती के आरंभ में अपने शीर्ष पर था, जब गृह युद्ध समाप्त हुआ और बहुत तेजी से औद्योगिकरण आरंभ हुआ। प्रगतिवाद का आरंभ सन 1936 ईस्वी से माना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ सन 1936 में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से माना जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र जी ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। बड़ा ही सरगार्भिक अर्थ इसका निकलता है। कितना अच्छा प्रेमचंद्र जी ने ये पंक्ति लिखी है कि साहित्य का अर्थ उद्देश्य दबे कुचले लोगों के वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। साहित्य ऐसा लिखा जाए, उनका कहने का उद्देश्य इस बात का ये था कि साहित्य ऐसा लिखा जाए जो जितना पीड़ित है समाज, जो कमजोर लोग हैं, कमजोर वर्ग है, उनको मुक्ति दिला सके। साहित्य की श्रेष्ठता इसी में है जो कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास करे, दबे कुचले जो लोग हैं उनको मुक्ति का रास्ता दिखाए। इसलिए प्रेमचंद जी ने ये अपनी एक उक्ति कही होगी। एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास अगर देखा जाए तो 1936 से लेकर 1956 ईस्वी तक का ही इतिहास है। हालांकि 42 में जाके प्रयोगवाद आरंभ हो गया था, लेकिन अगर साहित्यिक आंदोलन के रूप में देखा जाए तो वो 1956 तक विद्यमान रहा। इस काल के यदि हम कवियों की बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि रहे हैं। प्रगतिवाद जैसी साहित्यिक प्रवृत्ति है, एक ऐसी साहित्यिक प्रवृत्ति है जिसमें एक प्रकार की इतिहास चेतना, सामाजिक यथार्थ दृष्टि, वर्ग चेतन विचारधारा, प्रतिबद्धता या पक्षधरता, गहरी जीवन शक्ति, परिवर्तन के लिए सजगता और एक प्रकार की भविष्योन्मुखी दृष्टि मौजूद है। प्रगतिवाद समाजवादी यथार्थवाद तथा सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता है। प्रगतिवाद प्रकृति के प्रति लगाव को दिखाता है, क्योंकि अगर आप इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। कारण ये कि अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा जिले में, और उन्होंने प्रकृति पर बहुत अधिक लिखा, इसीलिए उन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का जो जो लेखन कार्य था वो छायावाद में, वो प्रगतिवाद में बहुत अधिक लिखा गया है। मैं आपको बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि रहे हैं, लेकिन प्रगतिवाद में भी उनकी एक रचना प्रकाशित हुई है। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों का यहाँ पे संधि हुआ है, दोनों का समय का जो जहाँ पर कह सकते हैं कि जो जुड़े हैं जहां से, वहां पर भी उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, दो रचनाएं प्रगतिवाद में भी। तो इसके अतिरिक्त जो और लेखक हुए हैं उन्होंने भी प्रकृति के प्रति अपना लगाव अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाया है। नारी प्रेम, जो प्रगतिवादी जो कवि हुए हैं उन्होंने नारियों के, जो स्त्रियों के प्रति प्रेम है उसको अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, अपने देश के प्रति जो लगाव एक कवि का होना चाहिए वो प्रगतिवाद के कवियों में देखा जा सकता है। सांप्रदायिकता का विरोध किया, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया जो जनता की भाषा थी। जनता की भाषा में या जनता की बातों की तरह ही लिखकर व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने अपने साहित्य का सर्जन किया। मुक्त जो छंद का प्रयोग है वो मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, जैसे कजरी, लावनी, ठुमरी।
छायावाद में कविता करने का उद्देश्य स्वांत सुखाय है। अगर देखा जाए अगर छायावाद और प्रगतिवाद को, जबकि प्रगतिवाद में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय यह भाव रहा है। छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना प्रबल है। छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता है, जबकि प्रगतिवाद में ठोस यथार्थता है। प्रगतिवाद जो नाम है बिल्कुल प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के अनुकूल है। उस समय जैसा जो साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी, जो उन्नति हो रही थी, उसके अनुसार ही इसका नाम रखा गया। और जो प्रगतिवाद नाम है वो कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही प्रतीत होता है कि उस समय जो रचनाएं लिखी गई थी, जो प्रवृत्तियां थी, उसके अनुसार प्रगति नाम एकदम सार्थक सिद्ध होता है। अब अगर हम प्रयोगवाद की बात करें, प्रयोगवाद 1943 से, यूं तो प्रयोग हर एक युग में होते रहते हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है, जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू शुरू में तार सप्तक के माध्यम से वर्ष 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई, और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यावसन नई कविता में हो गया। काव्य में अनेक प्रकार के नए नए कलात्मक प्रयोग किए गए, इसलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनात्मक नवीन प्रयोगों की प्रधानता होती है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद के उदय के विषय में लिखते हैं कि भाव क्षेत्र में छायावाद की अतीन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ, और सौंदर्य की परिधि में केवल मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़, भदेश आदि का समावेश हुआ। प्रयोगवादी कविता में अगर हम कहें कि इसको प्रयोगवाद क्यों कहा गया, तो इसका जो हम कह सकते हैं कि जब इसमें नए नए प्रयोग हुए, नई नई कलात्मक चीजें आई साहित्य के क्षेत्र में, नए कवियों ने अपना एक अलग ही नया प्रयोग किया। आप देखो कि प्रयोगवाद में ही तार सप्तक आया था, जो अज्ञे ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो तार सप्तक का जो शुरू किया था, वो अज्ञे ने इसी काल में किया था। मतलब बहुत सारी चीजें नई नई आई, कलात्मक दृष्टि से बहुत नई नई चीजें आई। अतः इन चीजों के प्रतिक्रिया स्वरूप अगर हम प्रयोगवाद का नाम, प्रयोगवाद अगर नाम प्रयोगवाद है तो बड़ा ही तर्कसंगत है। इस ऐसी स्थिति में भावबोध को व्यक्त करने के लिए ना तो शब्दों में सामर्थ्य है, और ना ही परंपरा से मिली हुई शैली। परिणाम स्वरूप इन कवियों को इस जो काल के जो कवि थे, उनके उनका जो जो उनका जो साहित्य था, वो नए स्वर और नए माध्यमों का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियां विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। प्रयोग शब्द का आप लोगों को पता ही है कि सामान्य अर्थ होता है नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास, है ना। नई दिशा में, किसी एक नई दिशा में अन्वेषण का यानी खोज करने का प्रयास प्रयोग हो गया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग निरंतर होते रहते हैं। काव्य के क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया स्वरूप या नवीन युग सापेक्ष चेतना की अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग होते रहते हैं। सभी जागरूक कवियों में रूढ़ियों को तोड़कर या सर्जित पथ को छोड़कर नवीन पगडंडियों पर चलने की प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, चाहे ये पगडंडी राजपथ का रूप ग्रहण ना कर सके। अतः प्रयोगवाद नाम बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है। प्रयोगवादी कही जाने वाली कविता की पग ध्वनि 1943 से सुनाई देना शुरू हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि 1939 में नरोत्तम नागर के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका उच्छृंखल
में इस प्रकार की कविताएं छपने लगी थी, जिसमें अस्वीकार और मूर्ति भंजन का स्वर मुखर था। तो कुछ लोग निराला की नए पत्ते, बेला और कुकुरमुत्ता में इस नवीन काव्य धारा के लक्षण देखते हैं। लेकिन 1943 में जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तब पूरी तरह से प्रयोगवाद का आकार स्पष्ट होने लगा। और दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन यानी 1951 तक ये स्पष्ट रहा। अतः इसका प्रयोगवाद नाम बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग होने के कारण इस काल को, इस वाद को प्रयोगवाद नाम दिया गया। इसी तरह से यदि नई कविता को देखें तो नई कविता में नई संवेदना, नई काव्य अनुभूति और नए युग की संवाहिका होने के कारण प्रयोगवाद के बाद जो काव्य धारा आधुनिक कविता के इतिहास में प्रवाहित हुई, उसे नई कविता नाम से अभिहित किया गया। क्यों किया गया? कि उसपे नई संवेदना, नई नई बहुत, जैसे उसमें नए नए प्रयोग हुए तो इसमें नई नई चीजें आई निकल के। जो आगे का युग आया 1953 के बाद में, तो उसमें नई काव्य अनुभूति आई, नया युग का जो एक जो उस समय के जो कविगण थे उनके अंदर जो प्रफुल्लता की भावना थी, एक नया पन लेकर आने की, वो आई। इस तरह से उस काल की कविता को नई कविता नाम से अभिहित किया गया। अगर समय की बात करें तो नई कविता का विधिवत प्रारंभ सन 1953 में माना जाता है। इसमें प्रयोगवाद से अधिक कोई अधिक नई विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग, तो इसमें भी नई नई चीजें आई हैं। लेकिन नई कविता नाम सार्थक है, क्योंकि एक समय के बाद नाम बदल जाने से उसको जो पाठक लोग होते हैं या जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ने में आसानी रहती है। इसके बाद यदि हम समकालीन कविता की बात करें तो समकालीन कविता जो नाम है वो 1975 के बाद की कविता को दिया गया। समकालीन कविता दो मतलब दो तरह से आई, जो साहित्य है उसमें। एक तो उसका 1965 के बाद आविर्भाव माना जाता है, एक विकल्प में। दूसरा 1975 के बाद, ऐसा विद्वानों का कहना है। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की कविता को कहा जाता है, और समकालीन कविता उसी से मिलती जुलती, वो 1975 के बाद, अगर हम पूर्ण रूप से कहें तो 1975 के बाद की जो कविता है उसको समकालीन कविता के नाम से जाना गया। समकालीन आधुनिक युग को समझने में से वर्तमान की सी समझ बनती है। वर्तमान की चेतना को समेटे भविष्य की राह बनाते हुए समकालीन अतीत और भविष्य की राह जोड़ने की कड़ी का कार्य करती है। समकालीन जो कविता है वो नई कविता के महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है। जो आंदोलन नई कविता में हुआ था, उन्हीं आंदोलनों में से एक समकालीन कविता है। परंतु समकालीन कविता के काल निर्धारण को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो विकल्प रहे इसके, कभी 1961 के बाद बताया, कभी और फिर 1975 के बाद बताया है। तो फिर इसके इसमें जो विद्वानों के मत थे वो एक मत नहीं रहे। जगदीश गुप्त ने लगभग 44 आंदोलनों की सूची बनाई, जो नई कविता के साथ ही आरंभ हुए थे, परंतु उनके विकास का कोई निश्चित चिन्ह नहीं मिला। डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने लिखा है कि समकालीन कविता अपने समय के मुख्य अंतर्विरोधों और द्वंद्वों की कविता है। समकालीन कविता में जो हो रहा है उसका सीधा खुलासा है। उसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो जाता है, क्योंकि उसमें जीते, संघर्ष करते, लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते तथा ठोकर खाकर सोचते हुए वास्तविक आदमी का परिदृश्य है। समकालीन कविता का मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण समस्या रही वो काल निर्धारण की थी। कविता का आरंभ कब से हुआ है? यदि आजादी के पश्चात इसका आरंभ माना जाए तो उस समय नई कविता ही आकार ग्रहण कर रही थी। सन 60 के बाद की कविता के लिए साठोत्तरी कविता नामक काल सूचक शब्दावली का प्रयोग किया गया, परंतु उसके पश्चात के कालों में समय निर्धारण की कोई भी प्रवृत्ति नहीं देखी गई। इसीलिए सबके अंदर थोड़ा असमंजस की भावना रहती है कि आखिर इसका समय क्या था। लेकिन अगर
समकालीन कविता के नामकरण की बात करें तो इसका जो इसकी प्रवृत्ति है, जो कि बिल्कुल वर्तमान काल में जो हो रहा है, उससे जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि विशंबा नाथ उपाध्याय ने लिखा है कि इससे पढ़कर वर्तमान काल का बोध होता है, क्योंकि इसमें संघर्ष करते हुए लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते, ठोकर खाते हुए लोग वास्तविक आदमी का परिदृश्य है, जो कि वर्तमान समय में भी हो रहा है। तो इसको समकालीन कविता कहना पूर्णतया तर्कसंगत है। अतः अब मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आधुनिक काल के जो ये कालखंड है और उनका जो नामकरण है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता, उन सब के विषय में जो संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी जानकारी मिली है आप लोगों को, और नामकरण का पता चला है कि आखिर ये नामकरण करने का उद्देश्य जो लेखक का रहा होगा वो क्या रहा होगा। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा